level. But I'm just trying to refresh your memories, and then in the next lecture I will be discussing about the basic concepts and the facilities which we have, the equipment which we have, how do we use it. Okay, although ये जो 2 लेक्चर बहुत कम रहते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा मैक्सिमाइज करने की, जितना हम मैक्सिमम कर सकें. बट इनिशियली लाइक आई एम जस्ट रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Okay, so what is kinesiology and what is biomechanics? If you look at this next slide is not moving. Let me. Now is it moving? Yes, now it's moving. Okay. So if you use physiology, anatomy and physics, 3 aspects of science. अगर आप एनाटमी को हिंदी में शरीर संरचना विज्ञान भी कहते हैं, फिजियोलॉजी और फिजिक्स भौतिक विज्ञान, उनका प्रयोग करके अगर मानव संचलन का अध्ययन करते हैं तो वो फील्ड कहलाता है किनेसियोलॉजी. दैट फील्ड इज नोन एज किनेसियोलॉजी. किनेसियोलॉजी के अंदर ही इफ मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स किसका पार्ट है? फिजिक्स का. अब फिजिक्स का उपयोग करके इफ यू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस of human body, that field is known as biomechanics. फिजिक्स का प्रयोग करके. So और हम जो बात कर रहे हैं, we are talking about sports biomechanics here. We are talking about sports biomechanics here. लगा ले लगी आड़ा दे. So अरे तू लगा ले. अभी इसमें 2 डेफिनेशंस है. अभी मैंने किनेसियोलॉजी बताया, किनेसियोलॉजी की परिभाषा बताई, आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ किनेसियोलॉजी, आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ बायोमेकेनिक्स आल्सो. फिर आवाज बट यहाँ पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. देयर इज ऑलवेज, आई टेल, if you ask somebody from physical education background, if you ask somebody from medical background, they will say कि किनेसियोलॉजी इज द अम्ब्रेला और and biomechanics comes under it. अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन या फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेशन में उनसे पूछेंगे तो आप वो बोलेंगे कि भाई किनेसियोलॉजी है अम्ब्रेला, उसके अंदर बायोमेकेनिक्स आता है. बट इफ यू आस्क एनी इंजीनियर, ही विल से नो, बायोमेकेनिक्स इज अ सेपरेट फील्ड. ओके, वो कहेंगे कि बायोमेकेनिक्स सेपरेट फील्ड है बिकॉज फिजिक्स का उपयोग होता है. बट द नेक्स्ट स्लाइड इज अडैप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द बुक्स. It says this biomechanics is a separate field. Okay, तो उसमें क्या बताया गया है? This is adapted from biomechanical basis of human movement. तो इसमें आप देखिए कि किनेसियोलॉजी के अंदर आ रहा है फंक्शनल एनाटॉमी. फंक्शनल एनाटॉमी इज कमिंग अंडर किनेसियोलॉजी एंड बायोमेकेनिक्स के अंदर फंक्शनल एनाटॉमी भी है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स भी. दैट इज बायोमेकेनिक्स अगर पढ़ना है आपको फंक्शनल एनाटॉमी तो पता ही होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट फंक्शनल एनाटॉमी. एंड व्हाट इज फंक्शनल एनाटॉमी? Suppose you are doing any movement, like I am raising my arm. Okay, so the study of structure and components है ना. स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या भाग है जो इस मूवमेंट में मेरे को मददगार हुआ. यानी स्टडी और पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी विच बेसिकली हेल्प यू इन वन पर्टिकुलर मूवमेंट. जैसे कि मैं हाथ कर रहा हूँ तो मैं स्टडी करूंगा, ओके व्हाट आर द बोन्स इन्वॉल्व, व्हाट आर द मसल्स इन्वॉल्व, व्हाट आर टिश्यूज involved, okay, what are the joints involved. तो ये functional anatomy में आ जाता है. But this knowledge is very important for biomechanics also. Okay, so ये है चीज. तो but हम will generally go by the textbook definitions. मैंने दोनों thought process बता दिया, मैंने बता दी. ठीक है. अब काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या फर्क है? काइनेमैटिक्स में मींस यू आर कंसर्न्ड विद द ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ मोशन. मतलब मोशन हो रहा है, आपको बस उससे कंसर्न है कि वो कितना दूर गया, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी, विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो सारा आ जाता है काइनेमैटिक्स में. ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारा काइनेमैटिक्स में आ जाता है. ओके, इसमें लीनियर एंगुलर आ जाते हैं, वो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें विस्तार से करेंगे. काइनेटिक्स में वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट हैज कॉज्ड दैट मोशन. किस शक्ति, किस टॉर्क की वजह से मोशन हुआ, हम उसका अध्ययन करेंगे ना.
लाइक इसमें तो मोशन दैट इज काइनेटिक्स। हाँ मैं इस तरह किसकी वजह ठीक से है, मोशन हुआ तो है ये फोर्सेस एंड टॉक्स ये भी हम विस्तार से करेंगे किसकी आई वजह मीन से सेकंड लेक्चर। की वजह सो से दिस इज हाँ मैं मोशन होना नाउ वो मोशन हो पोजीशन की हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, what is important, मतलब how it is important, how it will help in coaching. So if a coach knows the principles and concepts of biomechanics, अगर उसको biomechanics के concepts के बारे में पता है तो वो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी कर सकता है, खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी कर सकता है। अब ये कैसे है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंटर, देयर इज अ 100 मीटर स्प्रिंटर, using some biomechanical tools you are able to find out first 50 meters time and last 50 meters time। आप कुछ उपकरणों की सहायता से पहले 50 मीटर और लास्ट के 50 मीटर का समय पता लगा सकते हो, टाइमिंग गेट्स हम कहते हैं, वो भी हमको दिखाएंगे। तो कोच को पता लगेगा ओके लास्ट के 50 मीटर्स में इसका कमजोरी है, इसका स्पीड एकदम नीचे जा रहा है, स्पीड इज ड्रास्टिकली गोइंग डाउन, सो देन हिज ट्रेनिंग will be modulated so that it may affect his performance, his or her performance in a positive। Okay, so यही जो सेकंड पॉइंट है, इफेक्टिव साइंटिफिक ट्रेनिंग कैन बी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पहले पॉइंट से थोड़ा मिल जाता है जब हमने ट्रेनिंग में जोर डाल दिया। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आर इंटर रिलेटेड, सो साइंटिफिक ट्रेनिंग भी इंपॉर्ट कर सकते हैं। सपोज सीजन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग अ सीजन, using some biomechanical tools equipment you measure the hamstring and quadricep strength, है ना? आपने पता लगाया कि hamstring का strength तो बहुत कम है, that means कि मैं एक साथ स्किल ट्रेनिंग तो नहीं करवा सकता, अदरवाइज प्लेयर को इंजरी हो जाएगा। सो उसका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो अकॉर्डिंगली उसका जो पीरियडाइजेशन है, जो शेड्यूल है उसमें फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही वो स्किल ट्रेनिंग आए। इन दैट वे यू कैन हेल्प आउट द प्लेयर। ओके, एंड देन मैंने जैसे इंजरी हो जाएगा, है ना, सो इंजरी प्रिवेंशन में भी बहुत बड़ा रोल है बायोमेकेनिक्स का। यू कैन फाइंड आउट, ओके फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड वेट लिफ्टिंग में लाइक wherever there is a first pull, second pull and there is a catch phase also, I am interested in the position of the ankle, toe in, toe out, toe nahi, okay, I am interested in the position of the knees, knees क्या जो घुटने हैं अंदर को तो नहीं जा रहे। आई एम इंटरेस्टेड सपोज की स्नैच की बात कर रहा हूँ, हल्का सा एक जंप रहता है, क्या दोनों पैर एक साथ लैंड कर रहे हैं कि नहीं, या एक पैर पहले लैंड करना है, दैट मींस द एथलीट इज ससेप्टेबल टू इंजरी, कुछ ना कुछ एसिमेट्री हो। सो ये हम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। ओके, सो एंड देन आई थिंक द स्लाइड इज नॉट मूविंग। We can learn about the postural physical deformities, हम प्लेयर का पोस्चर वगैरह भी अगर उसमें कुछ खामी है, पोस्चर किसकी वजह से खराब हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। उसमें हम देखते हैं मसल्स कुछ वीक हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वी टॉक अबाउट अपर क्रॉसस्ट्रिनम, लोअर क्रॉसस्ट्रिनम, उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है कोच को एसएनसी को पास ऑन की जाती है। ओके, हम पता लगा सकते हैं। इंजरीज का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंजरीज, ठीक है, कि पर्टिकुलर टेक्निक में हाउ टू अवॉइड द इंजरीज, टेक्निक का अध्ययन भी कर सकते हैं इसमें, जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, यू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड देन in addition to that you are also preventing the injury। आप इंजरी से भी बच सकते हैं, चोट से बच सकते हैं, बचाव हो सकता है। It also helps you in understanding the exercise। आपका जो स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज रहते हैं, ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी समझने में बायोमेकेनिक्स विल हेल्प, whether you are doing the exercise with the correct technique or not, because एक्सरसाइज अगर गलत टेक्निक से करोगे इंजरी भी हो सकता है और असर भी नहीं होगा। Remember, exercise most of the time mimic your sports action। जो भी आपका स्पोर्ट्स एक्शन है उसके हिसाब से exercises based on your sporting movement skill
particular skill exercise are designed in order to strengthen, improve that skill. Okay, and then obviously personality development and educating new generation of coaches. Okay. Now, अगर मुझे बायोमैकेनिक्स विश्लेषण करना है, if I have to analyze biomechanics, biomechanically, ठीक है, अगर मुझे analyze करना है, then I need to know some starting point. I should be knowing some starting point. क्योंकि biomechanics में means, especially in quantitative analysis, मुझे कुछ ना कुछ measure तो करना पड़ेगा ना. अब suppose कि खिलाड़ी कितना भागा, I have to measure that. कहाँ से किस दिशा में भागा, कितनी बार टर्न लिया, है ना, ये तो मेरे को मेजर करना है ना. तो उसके लिए फॉर दैट थिंग वी नीड अ रेफरेंस सिस्टम. A reference system is a system which is used to locate any point in space. ये एक व्यवस्था है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु या खिलाड़ी का हम स्पेस में हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे है. उसके हिसाब से then all the measurements are done based on that reference point. Is my signal clear? Just wanted to confirm. Yes, sir. Perfect. Some students are complaining कि आ नहीं रहा है, तो ठीक है. No, sir. ठीक से आ रहा है सर एकदम. Network issues, okay. So just have a look at this diagram. आप इस diagram की तरफ देखिए. If I ask you, okay, कि you will say that this player is standing in a football field, in a football field. But कहाँ पे है? If I ask you where he is standing, so some of you will say that he's standing just a few meters away from the goal post. Some of you will say that he's standing few meters away from the center line, half line. So the goal post and the half line, that becomes your reference point, reference system. Based on that you describe. It's just like your Amazon delivery, है ना. Amazon delivery भी आता है तो वो आपको लैंडमार्क पूछता है ना. आपका घर कई बार नहीं मिल रहा होता, like he is not able to find your location or house for delivery, then he asks for specific landmark. So landmark, है ना, is just kind of a starting point or reference system. Based on that he may locate your position. It's just like that. Okay, so we can set our there are certain fixed rules also. There's and according to your convenience also you can set the reference systems. But once you set that, you have to stick to that reference system. There are certain sign conventions which rules we are बनाएंगे, तो then it has to be followed. Okay. So for example, just have a look at this diagram. ये आप diagram की तरफ देखिए. This is a 2D coordinate system, 2-dimensional coordinate system, यानी दो आयामी coordinate system. Okay. Then ये जो coordinate है इसका जैसे O point आप देख रहे हैं, you are looking at the O point. This is a hip joint. This is a knee joint. Okay. So and इसका coordinate है, means अगर ये reference system है, if this is a reference system I have selected, अगर मैंने ये select किया है, इसके हिसाब से ये space में यहाँ पे यानी कि 3,7. 3 is the distance from the horizontal distance from the x-axis. 7 is the vertical distance from the y-axis. ये कैसे मिला? O point से 90 degrees का यानी perpendicular draw करिए x and y respectively, then you can find out the coordinates. Okay, so अब इसका use कैसे? How to use it? For example, this player jumps. This player does a horizontal jump, and this player horizontal jump करने के बाद वो suppose कि अभी वो land नहीं किए, आप मान लेते हैं कि वो इस point पे पहुंचे. इसको हम O dash मान लें. So क्या आप इसका coordinate बता सकते हैं? मुझे O dash का coordinate कितना है बता सकते हैं? Chat box में डाल सकते हैं. पूरा 0 हो गया, पूरा ये कोऑर्डिनेट हो गया. पैर पूरा होगा घुटना, ठीक है.
और ये हो कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि ओ डैश का कोऑर्डिनेट सर या इस पॉइंट से दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ, ये ऑर्डर बनाई मैं थोड़ा और इसे बड़ा बना देता हूँ पॉइंट्स को, ताकि आपके लिए इजी हो जाए. ये ऑर्डर नहीं मिल गया फिर ये ऑर्डर आता ओके, कैन यू टेल मी नाउ कितना कोऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेशन बताओ देखिए यार किस तरह है इसको कोऑर्डिनेट को पता करना है. आई विल ड्रॉ अ लाइन, आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लेट्स से, देखो यहाँ तक तो कितना है, 3 है, 4 5 6 7, तो x कोऑर्डिनेट इज 7. ओके, अब वर्टिकल कितना है? अगेन आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. लाइक मेरा डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है. लेट्स से कि दिस इज दिस, ये परपेंडिकुलर. ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया. ठीक है, ऑलरेडी मुझे इधर पता है 7 8 9, लेट्स से 7 9. ओके, so now I know his position has changed, है ना? So I can find out कि horizontal distance कितना cover किया. Can I find out? I will just draw a straight line, है ना? मैं यहाँ से एक straight line draw करूँ. So ये दूरी जो है, this is the horizontal distance covered. ये कैसे निकालेंगे? 7 minus 3 यानी 4 units is the horizontal distance covered. और vertical distance यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये जो, दिस इज द पोजीशन. ठीक है, तो 9 minus 7, 9 minus 7 मीन्स कि 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट्स ये हवा ऊपर क्या, 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल क्या. सो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी तय की, वर्टिकल दूरी कितनी तय की, ये हम पता लगा सकते हैं. दैट मींस एक मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुझे पता लगा, है ना? इफ आई सेट अस कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इसका उदाहरण, सबसे सिंपल उदाहरण है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम, हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम, उसके साथ आता है जीपीएस. ओके, आप नेट में डालेंगे, आपको गूगल में डालेंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा. ठीक है, यू विल वन मोर एग्जांपल इज इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स, आईएम. Okay, that these systems have accelerometers होते हैं इनके अंदर. ठीक है, गायरोस्कोप, आईएमयू में एक्सेलेरोमीटर भी होता है, गायरोस्कोप भी होता है, मैग्नेटोमीटर भी होता है, जो आपके मोबाइल में भी होता है. इट इज इन योर मोबाइल आल्सो. ओके, सो यूजिंग दैट जीपीएस आप नेट में देखना. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द सेशन लोड, मैच लोड, ट्रेनिंग लोड ऑफ ए प्लेयर, कि एक ट्रेनिंग सेशन में प्लेयर कितना डिस्टेंस भागा, किस दिशा में भागा, कितनी बार मैक्सिमम स्पीड अचीव किया, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज अचीव्ड द मैक्सिमम स्पीड, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज चेंज्ड द डायरेक्शन, है ना? सो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस सिस्टम, ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम हम कहते हैं. ठीक है, ये उदाहरण है रेफरेंस सिस्टम को समझने, उसका जो खेल में कैसे उपयोग होता है. हाँ, मैंने बताया ना, खेल में ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम यूज करते हैं. ये जो भी आपके सिस्टम्स हैं, जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, उसके हिसाब से एक रेफरेंस सिस्टम तय होता है, ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम. बेस्ड ऑन दैट द कैलकुलेशन इज डन. ओके, ओके, सो देन जीपीएस में तो खैर, लाइक देन इफ यू वांट टू गो मोर इनटू डिटेल्स एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें आ जाती, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू that thing. But the thing is, ये समझाने के लिए मैंने बताया कि एक रेफरेंस सिस्टम है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेस्ड ऑन दैट अगर आपने रेफरेंस सिस्टम डिजाइन कर दिया, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ. ओके, सो नाउ ये हमने समझ लिया है, वी हैव ऑलरेडी. ठीक है, रेफरेंस सिस्टम ये तो हो गया फील्ड में. But now, if I have to describe any movement, अब जैसे कि मैं ये हाथ मैं ऐसे उठा रहा हूँ, okay, how do I define it? Simply कहूँ I have raised my arms, है ना? लेकिन it can be in any direction. मैं यहाँ से भी हाथ उठा रहा हूँ, इस एंगल से भी हाथ उठा रहा हूँ. So I have to set some rules and regulations, some conventions, जिसके हिसाब से मैं correctly describe कर पाऊँ. Okay, for example, I am throwing a ball, है ना? तो आप थ्रोइंग अ बॉल, तो मेरा हाथ ऐसे भी जाता है, देन हाथ ऐसे घूमता भी है, देन हाथ ऐसे भी जाता है, देन इट विल गो लाइक दिस. नाउ हाउ टू डिस्क्राइब दिस, ये कैसे हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन हाउ टू प्लान माय ट्रेनिंग सेशन, एक्सरसाइज सेशन, है ना? तो इसके लिए कुछ
रेफरेंस पोजीशंस हैं इनको डिस्क्राइब करने के टू डिस्क्राइब दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस some we follow some reference positions as well as directional terminologies यानी हिंदी में कहते हैं दिशात्मक शब्दावली and we use planes and axes जिसके हिसाब से हम मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो let us go into that aspect. So if you look at into this diagram, this is an anatomical reference position. Anatomical reference position है अगर आप इस डायग्राम को देखें this is a starting point, this is considered as a starting point, ठीक है, और 0 point यहाँ से कोई भी आप मूवमेंट करते हो, ठीक है, this is considered as a starting point और इस पॉइंट से कोई भी आप मूवमेंट करते हो then you can describe that movement. You assume that you are starting from that. The movements based on this position, anatomical position, as you can see, the person is standing erect, feet slightly closer to each other parallel, and arms are hanging in such a way that palms are facing towards the observer. यानी जो हथेली है पर्यवेक्षक की तरफ पर्यवेक्षक की तरफ है हथेली. एक और पोजीशन भी है which is known as fundamental position or standard standing position. इसमें सब कुछ ठीक है, सेम रहता है, everything is same, only difference is the arms. अभी हाथ हथेली ऐसे थी, now your palms are towards your thighs, है ना, थाई की तरफ, आपके थाई की तरफ जो आपका जो ये जो हथेली है रहती अंदर की तरफ ग्रोथ हो जाती. So based on these two positions, you can describe any position, any movement. उसका movement का definition आप दे सकते हैं, ठीक है. Okay, then ये तो हमने position कर लिया. Now what about directions? Directional terminologies. कौन किसके ऊपर है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन शरीर के बिल्कुल केंद्र बिंदु के समीप है, which is closer to your midline, which is away. Okay, directional. So then we use the directional terms. उसे हम हिंदी में कहेंगे दिशात्मक शब्दावली. ये बेसिकली क्या करते हैं? These describe the positions of structures relative to other structures or location of the body. यानी आपके किसी शरीर के खंड के रिलेशन में दूसरा खंड कहाँ पे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, तो उसको एक उसकी व्याख्या को इजी करने के लिए एक कुछ कन्वेंशंस हैं ना, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज हम जिसे कहते हैं ना, वो बनाया गया. So इसको समझने के लिए, to understand this, let us start with the definition of a midline. Midline जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य रेखा, मध्य रेखा. अगर आप इसे देखें तो ये जो रेखा है ये काल्पनिक तौर से शरीर के बीचों बीच जा रही है, इसी प्रकार इसीलिए इसका नाम रखा गया मिडलाइन. ओके, सो मिडलाइन शरीर के बीचों बीच जा रही. तो हम एक स्लोली वन बाय वन कुछ टर्म्स करते हैं उनका, ठीक है. देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो इन दिस. आप चैट बॉक्स में उत्तर भी दे सकते हैं. जैसे कि उदाहरण के तौर पे आई विल स्टार्ट विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर मींस आगे, शरीर के आगे. पोस्टीरियर मींस पीछे, शरीर के पीछे. सो इमेजिन दिस इज एन एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन. सो द फ्रंट साइड जहां पे आपका चेस्ट है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, एंड द बैक जहां पे बैक है, दैट इज द पोस्टीरियर साइड. सो लेट अस डू सम, ठीक है, क्वेश्चन. सो ओके, सो चेस्ट में एक ये फ्लैट हड्डी रहता है, देयर इज अ फ्लैट बोन हियर. उसका नाम पता है आपको? किसी को पता है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. रिस्पॉन्ड. स्टर्नम. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी. तो कौन सा एंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है, बता सकते हो? कम ऑन, वेरी क्विकली. स्टर्नम एंड vertebral column. Vertebral column is posterior, obviously. Okay. Okay. Now, next example is toes of your foot. Yes, toes of your foot and heel of your foot. उंगलियां और heel. कौन सा anterior, कौन सा posterior है?
Those are anterior and heels is posterior. Okay, very good. Now you understand what is anterior and posterior. Okay. So let us understand this next definition is superior and inferior. Superior means कौन किसके ऊपर है, something above something, और closer to the head, सर के करीब जो है superior. Inferior means something below something or away from the head. For example, अगर ये मेरा मोबाइल है, if this is my mobile, अगर मेरा हथेली ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, आप अगर आप देख पा रहे हैं मुझे तो this, okay, जो ये जो हाथ है, this is superior to my mobile. My mobile is inferior to my palm. अगर यही सिचुएशन में उल्टा कर दूं like this, my mobile is superior and my palm is inferior. Okay, so let us do some more questions like what about nose and chin? Nose and chin, कौन सा superior, कौन सा inferior? Nose is superior, yes. Chin is inferior. Okay, like this you can describe. Okay, now आते हैं medial and lateral पे. अब देख रहे हैं medial and lateral. Now medial means closer to the midline. Lateral means away from the midline. Medial जो होता है वो मध्य रेखा के करीब रहता है और lateral जो होता है मध्य रेखा से दूर रहता है. ठीक है, अभी मैं इस डायग्राम में कुछ, मैं पहले तो इरेज कर देता हूँ इसे. आई विल जस्ट ड्रॉ सम मोर पॉइंट्स. आप बताना मीडियल क्या है, लेटरल क्या है. ठीक है, सो ये है नंबर 2, ये 2 पॉइंट है, एंड दिस इज नंबर 1. सो कैन यू टेल मी व्हिच इज मीडियल, व्हिच इज लेटरल? 2 is medial and 1 is lateral. Okay, very nice. Okay, nose and ear. Nose and ear, कौन सा मीडियल है, कौन सा लेटरल है? Nose is medial, ear is lateral. Okay, vertebral column and scapula. Scapula is the flat bone, जो shoulder blade कहते हैं ना जिसे हम पीछे. Scapula and vertebral column, which is medial, which is lateral? Yes, scapula is lateral, vertebral column is medial. So if I tell कि एक एथलीट आया आपके पास, सपोज, ठीक है, वो भी इसी लैंग्वेज में बात कर रहा है. सपोज द एथलीट इज टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज, सो ही सेज दैट आई हैव अ पेन on my lateral aspect of knee. Lateral aspect of knee. So suppose ये जो है, this is number 1 and this is number 2. So number 1, number 2, lateral aspect of knee. तो आपको क्या समझ में आएगा, कहाँ पे बोला, कहाँ पे पेन हो रहा है, 1 या 2 में? यस, ठीक है, तो इसे ऐसा समझना है. ठीक है, अभी आपको पता लग गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज again I will erase the distal and proximal. Distal and proximal. So distal and proximal को समझने के लिए सॉरी, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल को समझने के लिए एक मैं डायग्राम बनाता हूँ. सो मान लीजिए, सपोज कहीं पे शादी भी आ रहा है, समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ wedding happening, and most of the time in weddings you will see tents are being set, है ना. टेंट्स जो होते हैं वो शादी में टेंट लगते हैं ना, वही. तो शादी में टेंट लगने के लिए सपोज दिस इज अ नेल, बिग नेल, बहुत बड़ा कील लगाते हैं ना, एक ग्राउंड में फिक्स कर देते हैं. ओके, इसके साथ एक धागा बांध देते हैं. ओके, ये धागा है, मान लीजिए धागा है. सो जो डिस्टल होता है ना, डिस्टल जो होता है फिक्स्ड पॉइंट से अगर दूर है तो वो डिस्टल हो जाएगा. ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के जो करीब है, अगर ये पॉइंट है तो ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा. ये बात याद. ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल. सो इन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, मानव शरीर में क्या मानते हैं ना, मानव शरीर में क्या कहते हैं कि in human context they say that trunk is the stable part, trunk is a fixed part, trunk is fixed part. So closer to the trunk, that will become proximal, away from the trunk, that will become distal. Okay, so trunk becomes your fixed point, so closer to the fixed point is proximal,
away from the fixed point is distal. So let's say, let me ask you about shoulder joint and wrist joint. Which is proximal, which is distal? Yeah, wrist is distal and shoulder is proximal. Wrist and elbow now. Wrist and elbow. Wrist is distal, elbow is proximal, है ना? उन दोनों को compare कर. Wrist is distal. Okay. Now ankle joint and knee joint. Ankle joint and knee joint. इनको मैंने circle कर दिया. Ankle is distal, knee is, ठीक है, based on this definition. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इससे हम मेरे को पता लग जाएगा. तो चलो मैं एक मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज लेट्स से नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. ओके. सो ओके, अगेन एक एथलीट आपके पास आता है. व्हेन एथलीट कम्स एंड वो भी इसी लैंग्वेज में बात करता है. देन ही सेज दैट आई हैव पेन ऑन द anterior and distal aspect of my femur. Anterior and distal aspect of my femur. So मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 या नंबर 2? femur. Anterior means आगे, distal means femur तो ये बोन हो गया ना, ये लंबा, ये सबसे लंबा बोन है. तो this is the proximal aspect, this is the distal aspect. Yes, in this way you understand. So आपने देखा कि these are the points. इससे हम सारे पोजीशंस के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है. सो कई बार कंबाइन भी कर देते हैं इसको, जैसे कि मैं बोलूंगा नोज इज एंटीरियर, ठीक है. नोज इज एंटीरियर टू योर ईयर एंड एंटीरोमीडियल टू द ईयर, यानी एंटीरियर भी है और मीडियल भी है. और ईयर इज पोस्टीरोलैटरल, पोस्टीरियर भी है और लैटरल भी है टू योर नोज, है ना. सो ऐसे हो जाता है, ठीक है. नाउ 1-2 मोर डेफिनेशंस हैं. सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल मींस सतह पे जो है, ऑन द सरफेस. डीप मींस गहरा जो. सो बोन एंड मसल, कौन सा गहरा है, कौन सा सुपरफिशियल है, बता सकते हो? Muscle is superficial, bone is deep. Skin and muscle, which is superficial, which is deep? Skin is superficial. So superficial, deep, ये कई बार बताने के लिए होता है. कई बार देखिए मसल्स कुछ superficial भी रहते हैं, muscles are deep also. Then we can actually tell कि this muscle is superficial to this muscle, which muscle is deep to this muscle. जैसे हिप में डीप हिप रोटेटर्स रहते हैं एंड सुपरफिशियल आपके ग्लूटियस मैक्सिमस रहता है ना. डीप मींस कि ग्लूटियस मैक्सिमस के भी थोड़ा नीचे गहरे. इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. पेक्टोरलिस माइनर है, थोड़ा नीचे रहता है. पेक्टोरलिस मेजर जो है सुपरफिशियल है. दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज, अभी हमने डायरेक्शन भी पता कर लिया, हमने रेफरेंस सिस्टम जो 2D 3D वो भी हमने पता कर लिया, हमने एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन भी पता कर लिया. देन वी यूज सर्टेन प्लेन्स एंड एक्सिस टू डिस्क्राइब these movements. Anatomical reference position is starting position है, but the movement happens in plane and around an axis. ये कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक है. अगर कोई भी मूवमेंट भी डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आप देखेंगे, अगर किसी भी शरीर में मूवमेंट को अपने व्याख्या भी करनी है, डिस्क्राइब भी करना है, यू टेक द हेल्प ऑफ planes and axis. Plane is an imaginary 2-dimensional surface just like this paper. अगर आप इस पेपर को देखेंगे, just like this paper, है ना. इसका लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, एक काल्पनिक पट्टी रहती है. सो ये काल्पनिक पट्टी आपके शरीर को 2 भागों में विभाजित करती है.
चाहे वो राइट एंड लेफ्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, है ना। सो मूवमेंट अकर पैरेलल टू अ प्लेन, ये हमेशा याद रखना, मूवमेंट अकर पैरेलल टू अ प्लेन। इसका क्या मतलब, मूवमेंट अकर पैरेलल, सपोज दिस इज अ प्लेन, तो इस प्लेन का मूवमेंट कैसे होगा, पैरेलल होगा। वो कैसे निर्धारित करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट मूवमेंट इज पैरेलल टू द प्लेन। सो व्हेनेवर यू डू सम मूवमेंट, जब भी आप कोई मूवमेंट करो, उसका एक काल्पनिक सर्कल बना लो। Whenever you do a movement, you make an imaginary circle of that movement. For example, मैं इस wrist का movement करूँ, like this. So काल्पनिक तौर से एक सर्कल बना ली। So वो जो सर्कल है, सर्कल की जो सतह है, that the surface, imaginary surface, the circle which I have made, then my next step is to look its parallelism, means कि किसके पैरेलल, के समानांतर है। अब सपोज इस प्लेन के समांतर है ये मूवमेंट, तो इस प्लेन का मूवमेंट बन जाएगा। अब सपोज कि प्लेन ऐसे है, प्लेन इज लाइक दिस, सो माय मूवमेंट इज नाउ लाइक दिस, है ना। इस प्लेन का मूवमेंट इसके पैरेलल हो गया, ऐसे इस प्लेन के पैरेलल। ओके, सपोज द मूवमेंट इज लाइक, प्लेन इज लाइक दिस, सो मेरा जो मूवमेंट होगा पैरेलल ऐसे। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से प्लेन में मूवमेंट हो रहा है ना। अब ये तो हो गया प्लेन। व्हाट अबाउट एक्सिस? एक्सिस इज मूवमेंट किसके इर्द गिर्द हो रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है शरीर का खंड। सो रिमेंबर, प्लेन एंड एक्सिस 90 डिग्री का संबंध है। They are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. अगर ये मेरी हथेली है, हथेली को प्लेन मान लेते हैं। If you consider my palm as a plane and this pencil an axis, this will be like always like this. So if this is a plane, इसका axis ये बन जाएगा। If this is a plane, इसका axis ये बन जाएगा। If this is a plane, इसका axis ये बन जाएगा। So movement occurs parallel to a plane and around an axis. So suppose this is a plane, ये देखो ये घूम रहा है, ये इस दूरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट जो मूवमेंट से जो सर्कल बन रहा है इसके पैरेलल, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, now let us define these planes. Okay, so if that imaginary planes divides your body into right and left parts, that plane is known as sexual plane. अगर एक प्लेन है आपके शरीर को दाएं बाएं में डिवाइड करता है, तो उस प्लेन का नाम है सेक्सुअल प्लेन। और सेक्सुअल प्लेन का एक्सिस ऐसे रहेगा। इसका एक्सिस का टेक्निकल जो नेम है, मीडियल से लैटरल की तरफ जा रहा है तो मीडियो लैटरल एक्सिस बन जाता है इसका। The name is medial lateral axis. If your plane divides your body into front and back, आगे पीछे, तो ये है प्लेन फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन भी कह देते हैं। इसका जो प्लेन है, एक्सिस है, इसे हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सिस का नाम हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये शरीर को ऊपर और नीचे के हिसाब से डिवाइड करता है, इसका ये एक्सिस बन जाता है। तो दिस प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं इसे। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन आल्सो। द एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसे ये भी नाम कहा जाता है। सो लेट अस कंसीडर सेक्सुअल प्लेन। ठीक है, सेक्सुअल प्लेन ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे मूवमेंट ऐसे रहेगा। कोई भी मूवमेंट ऐसे हो रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है, दिस विल बी called sexual plane movement. Frontal plane movement will be like this. Frontal plane ऐसे, तो कोई भी movement होगा ऐसे, okay, ऊपर नीचे parallel to the plane, that is frontal plane. Horizontal plane, this is the axis, तो कोई भी movement होगा, देखो ऐसे parallel. Okay, so now without naming the movement को नाम नहीं करते हैं। अभी ये चीज समझ में आया आपको या याद हो गया? एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि याद है आपको कि नहीं। आई विल डू सम मूवमेंट विद द नेक, मैं अपने गर्दन से कुछ मूवमेंट करूंगा, आपने चैट बॉक्स में बताना है कि सेक्शुअल है, फ्रंटल है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, सो देखते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय हेड। ओके, आई एम मूविंग लाइक दिस। कौन सा प्लेन का मूवमेंट, कैन यू टेल मी?
देखो ये मूवमेंट, देखो मूवमेंट को पूरा करो, कैसे ऐसे हो रहा है ना, किसके पैरेलल है, ट्रांसवर्स, यस ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट। ओके, नाउ आई विल डू अ मूवमेंट लाइक दिस। कौन से प्लेन में हो रहा है, कौन से प्लेन में हो रहा है, ध्यान से देखो, मूवमेंट का सर्कल बनाओ, ऐसे देखो, ऐसे। अब ये कौन से प्लेन के बराबर है, रिमेंबर कौन से प्लेन, ये दो, ये कौन सा प्लेन है, शरीर को दाएं बाएं, यस सेस्ट्रल प्लेन। ओके ठीक है, अब जस्ट लुक एट माय शोल्डर्स, ये पूरा शरीर है ना। अब देखिए, अब मैं ऐसे, देखिए अब मैं ऐसे जाता हूँ, मैं घुमा नहीं हूं, मैं ऐसे जा रहा हूँ। कौन सा प्लेन है, यस फ्रंटल प्लेन। तो गर्दन को मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, मेरे मसल्स थोड़े वीक हैं तो रोटेशन आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो कोरोनल प्लेन, सो साइड टू साइड मूवमेंट, कोरोनल प्लेन। ओके, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द प्लेन्स एंड एक्सिस। सो नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका क्या फायदा है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका स्पोर्ट्स में क्या फायदा है। So you will observe that you can break down your sports movement. आप जो अपना स्पोर्ट्स का कोई भी मूवमेंट है, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो सेस्ट्रल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन में, उसको खंडित कर सकते हो, यानी ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब जैसे मैं थ्रो कर रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व माय शोल्डर, ये कौन सा है, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट, ट्रांसवर्स, अगेन ट्रांसवर्स, ठीक है। I can break down these movements. So ये जो भी मूवमेंट हुए, by breaking down, मैं उसके हिसाब से एक्सरसाइज करूं। आप एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करिए, है ना, हर एक फेस का एक्सरसाइज है, मसल्स यूज हो रहे हैं ना। मैं अगर हाथ भी उठा रहा हूं, my deltoids are being used, इस डायरेक्शन में यूज हो रहा है, so I will exercise in this direction, lateral raise, है ना। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, so I will do exercise like this, है ना। अगर मैं शोल्डर को रोटेट कर रहा हूं, so I will do exercise like this, rotation। ये करते हो कि नहीं करते, है ना। अगर आपका ट्रंक रोटेट हो रहा है, देन मेडिसिन बॉल से भी आप एक्सरसाइज करते हो थोड़ा रोटेशन। So exercises are linked to plane and axis. Again, plane and axis linked to your sport specific movement. And then you can plan specific drills जहां पे multi planes में चला जाता है exercise. Okay, so I hope this is understood. Okay, sexual जो planes and axis भी समझ में आ गए हैं. Now we'll understand. Now definition बनाते हैं. ठीक है, definition. अभी आपको पता लग गया कि plane and axis क्या है, याद आ गया, मतलब ये नहीं बोलूंगा पता, क्योंकि आपने सभी ने पढ़ा है, everybody has read this, so आपको याद आ गया होगा. Then I will move on to the next slide. Okay, this always. So let us start with the sagittal plane. Most of the time sagittal plane में क्या क्या movements होते हैं. Sagittal plane में again, whenever I am defining the movements, I am assuming the body is in anatomical reference position. जब भी मैं define कर रहा हूँ कोई movement, मैं assume कर रहा हूँ कि body है anatomical reference position में, उसके हिसाब से मैं definition पढ़ा, ठीक है. So in sagittal plane, flexion, extension, है ना, यानी flexion extension of your elbow, flexion extension of your shoulder flexion extension means जो forward movement है flexion है, ये backward movement है shoulder extension हो जाता है, इसको हम ये मान लेते हैं, shoulder को ऊपर जाना, ठीक है. Then hip flexion, hip extension, knee flexion, knee extension, ankle plantar flexion, ankle dorsiflexion. What is flexion and extension? Flexion means whenever angle decreases between two segments of your body which are connected via joint. दो शरीर के दो खंड जो कि एक जोड़ से जुड़े हैं, उनके बीच में कोण अगर कम हो जाता है तो वो फ्लेक्शन है. अब इस डायग्राम में देखिए, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये ऊपर का खंड है, ये दैट इज द ह्यूमरस बोन, देन द रेडियल अनोला बोन, ठीक है, फोरआर्म. इन दोनों के बीच में एंगल कम हो गया, दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है. एक्सटेंशन उसके उल्टा, एक्सटेंशन मींस दो खंडों के बीच में एंगल बढ़ गया. नाउ लेट अस लुक एट दिस डायग्राम. देखिए नी जॉइंट की तरफ देखिए, ये जो लेडी है, ठीक है, तो नी जॉइंट, ठीक है,
दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन नंबर 1, दिस इज द एंड पोजीशन नंबर 2. अब देखिए नी जॉइंट, थाई एंड टिबिया, टिबियल बोन एंड फीमर के बीच में एंगल बढ़ गया, एंगल हैज इंक्रीज, दैट मींस एक्सटेंशन. ठीक है, सो दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन. ओके, इसी प्रकार प्लैंटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन. ये प्लैंटर फ्लेक्शन नाम आ गया फ्लेक्शन फ्लेक्शन, बट अगर आप देखेंगे तो एक एक्सटेंशन है एक फ्लेक्शन है. तो डॉर्सिफ्लेक्शन इसलिए है कि फ्लेक्शन हो रहा है डॉर्सल सरफेस यानी कि इसकी तरफ, दैट इज व्हाई डॉर्सिफ्लेक्शन. जो पांव है टिबिया के करीब यानी पैर के करीब आ जाता है, अगर उसके दूर जाता है यानी प्लैंटर सरफेस की तरफ जाता है तो प्लैंटर फ्लेक्शन हो गया. Okay, so dorsiflexion, plantar flexion, these are all happening in your sports movement also. जब आप भाग रहे हो, when you are running, है ना? Dorsiflexion, plantar flexion रहता है. When you are running, hip flexion, hip extension, knee flexion, knee extension रहता है. When you are running, shoulder flexion, हालांकि वो थोड़ा क्रॉस हो जाता है, elbow flexion भी रहता है ना? These are all celestial plane movement. Okay. Then movement in frontal plane. Remember, frontal plane divides your body into front and back. When you take any body away from the midline in frontal plane, that movement is known as abduction. When you take any body segment towards the midline in the frontal plane, that movement is known as adduction. So abduction, adduction आप शोल्डर का, जैसे मैं थ्रो कर रहा हूँ ना, थ्रो करने से पहले मेरा पहला स्टेप है बॉल को पकड़ा, मैं पहला स्टेप ऐसे किया, शोल्डर एब्डक्शन. देन फुटबॉल में इफ आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन, लेटरल शफलिंग करते हैं ना, हिप एब्डक्शन करते हो, हिप एडक्शन भी, दोनों चीजें करते हैं. ठीक है. और जब आप डंबल केबल से एक्सरसाइज करते हो, लाइक यू आर ब्रिंगिंग द वेट लाइक दिस, दैट इज एडक्शन. That is it. इसी प्रकार लेटरल फ्लेक्शन जैसे क्रिकेट बॉलिंग में होता है, एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन में भी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, वैसे होना नहीं चाहिए, वैसे होता है, थोड़ा लेटरल फ्लेक्शन रहता है, साइड टू साइड बेंडिंग ऑफ योर ट्रंक, दैट इज नोन एज लेटरल फ्लेक्शन. इन्वर्जन एंड इवर्जन, ये भी चलना फिरना, यानी व्हेनेवर यू आर रनिंग एंड वॉकिंग, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट हैपेंस. सो दिस इज योर, सपोज दिस इज योर फुट, अगर ये मिडलाइन की तरफ रोटेट कर रहा है फ्रंटल प्लेन में, दैट इज इन्वर्जन. अगर ये बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है, दैट इज इवर्जन. इन्वर्जन होता है जब आप लैंड कर रहे होते हो, ठीक है. इवर्जन होता है जब आप लैंड करने के बाद, जस्ट लाइक इन्वर्जन से जब इवर्जन की तरफ जाता है आपका पैर, ठीक है, लैंड करके जो पुश ऑफ फेज में आपका जाता है, ठीक है. सो इन्वर्जन भी सिलेक्ट हो गया आपका, सॉरी ये डिस्कशन हो गया. ये लिटिल, रिमेंबर दीज आर ऑल मूवमेंट. ओके, नाउ मूवमेंट इन ट्रांसवर्स प्लेन. सो ट्रांसवर्स प्लेन में, रिमेंबर ट्रांसवर्स प्लेन इज डिवाइडिंग योर बॉडी इमेजिनरली इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स, ऊपर और नीचे के हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है. सो नाउ इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने मेरा हेड का रोटेशन, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट, मेरा ट्रंक रोटेशन, जैसे आप थ्रो कर रहे हैं ट्रंक रोटेशन होगा, आई एम डूइंग अ सर्विस इन टेनिस, ट्रंक रोटेशन रहेगा, है ना. आई एम बॉलिंग, क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, ट्रंक रोटेशन रहेगा. आई एम डूइंग अ पुल शॉट, बैडमिंटन स्मैश, वॉलीबॉल स्पाइक, जैवलिन थ्रो, ट्रंक रोटेशन रहेगा, हिप रोटेशन रहेगा, है ना. सो इसमें हम डिफाइन करते हैं, कुछ डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि मीडियल एंड इंटरनल रोटेशन. मीडियल रोटेशन एक जनरल एक परिभाषा बना देते हैं, वी कैन डिफाइन, उसकी डेफिनेशन हम बना देते हैं कि इसको समझना कैसे. मीडियल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन या लेटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, नाम से क्या पता लगता है, व्हाट यू मेक ऑफ दैट. मीडियल रोटेशन यानी मीडियल, मध्य रेखा की तरफ घुमाओ. लेटरल रोटेशन मींस मध्य रेखा
से परे यानी अवे फ्रॉम मिडलाइन घुमाओ। सो इसका परिभाषा कैसे बनाए, है ना? बहुत ही क्योंकि देखिए बायोमैकेनिक्स में समझना जरूरी है rather than मर्किंग अप द डेफिनेशन। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आप अपनी भाषा में परिभाषा बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल शोल्डर मीडियल रोटेशन, इसको परिभाषित कैसे करें? शोल्डर मीडियल, सो suppose this is my shoulder, okay, this is my shoulder, this is my humerus, है ना, this is my humerus, okay, so how will I define? अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है जहां पे मैंने उंगली रखा हुआ है? कैन यू टेल मी एंटीरियर और पोस्टीरियर? एंटीरियर सर। सो ये कौन सा मसल रहेगा? इसे हम ह्यूमरस बोन भी कहते हैं, इसे हम बाइसेप, जो सुपरफिशियल मसल है बाइसेप मसल, ठीक है। So if I say, if I rotate the anterior surface towards the midline, अगर मैं इसको मध्य रेखा की तरफ घुमाता हूं तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? मीडियल रोटेशन। क्या बनेगा? मीडियल रोटेशन। अब इसी एंटीरियर सरफेस को मध्य रेखा से परे घुमाता हूं, क्या डेफिनेशन बन जाएगा? लैटरल रोटेशन। So, or simply rotation towards the midline is medial, rotation away from the midline is lateral. और समझने के लिए एक कोई रेफरेंस पॉइंट रख लीजिए, ठीक है? ये अंदर की तरफ एंटीरियर सरफेस घुमा तो मीडियल, बाहर की तरफ घुमा तो लैटरल। इसी तरह हिप मीडियल, हिप एक्सटर्नल रोटेशन, हिप लैटरल रोटेशन, ये आप कर सकते हैं। ओके Okay, I think I have just for 2 minutes, है ना? मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है? Then one more definition is pronation and supination. Pronation and supination of your forearm. If you are standing in anatomical position, ठीक है? ये देखिए, ये अंदर की तरफ अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ, this is pronation. अगर ऐसे करूँ, this is supination. Supination just mean कि अगर मैं मेरा जो हथेली है सरफेस की तरफ यानी सॉरी रूफ की तरफ ना, एंड प्रोनेशन मींस फर्श की तरफ यानी टुवर्ड्स द फ्लोर। बट इसका जो डेफिनेशन है हमेशा मैंने बोला है कि जो भी डिफाइन कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन। ओके, तो दिस इज प्रोनेशन सुपिनेशन, ये फंडामेंटल हो गया आपका। एंड देन देयर इज अ सर्कमडक्शन, ठीक है? अब काफी लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है सर्कमडक्शन इज रोटेशन, सर्कमडक्शन ट्रांसवर्स प्लेन का मूवमेंट है, बट नो, इट इज नॉट ए ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट। तभी मैं ये लास्ट में करवाता हूँ हमेशा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फ्रंटल एंड सेस्टल प्लेन मूवमेंट्स, है ना? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ योर शोल्डर, abduction, adduction of your shoulder. Okay, it is not a uniplanar movement, it is a multiplanar movement. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है एंड abduction adduction हो रहा है, ठीक है? ये बात हमेशा याद। So I think I have utilized my time. तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। आपको याद आ गया होगा। आगे मैं आई एम अज्यूमिंग कि मेजोरिटी आपने पढ़ाई है, ठीक है? सो दिस वाज जस्ट अ रिवीजन क्लास, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। आप अपने स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाइए जो भी हैं, देन यू एनालाइज मूवमेंट को, आप तोड़िए, यू ब्रेक डाउन योर मूवमेंट्स इनटू small movements or small actions, small phases, different churn, then you can find out कौन से प्लेन में हो रहा है मूवमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कंपेयर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो क्या इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है? सो कोई भी मूवमेंट एनालाइज करना है, किनेसियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, स्पोर्ट्स स्किल का भी, सो प्लेन्स एंड एक्सिस नॉलेज इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज प्लेन एंड एक्सिस में ही आपके मसल्स काम करेंगे, आपके जॉइंट्स काम करेंगे,
For example, shoulder joint. Shoulder joint works in sagittal plane, works in frontal plane, works in transverse plane also. And there are different exercises for sagittal, frontal, transverse. Sagittal में आपका डंबल फ्रंट डंबल रेज हो गया ना, फ्रंटल में लेटरल डंबल रेज हो गया ना, एंड ट्रांसवर्स प्लेन में जैसे रोटेशन जहाँ केबल से आप एक्सरसाइज करते हो ना, लाइक दिस। इसी प्रकार एक एक जॉइंट को आप पकड़िए, देखिए उसका रेंज ऑफ मोशन क्या है, कौन से प्लेन में क्या क्या एक्शन कर सकता है। एल्बो जॉइंट एक ही प्लेन में करेगा, ठीक है, उसका एक्सरसाइज एक ही रहेगा, बिकॉज इट इज हिंज जॉइंट। सो या दिस इज ठीक है, आई होप ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगेन विल डील विद सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं। सो अभी जो भी मैंने पढ़ा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट ऑल्सो। यू कैन गेट जो भी मैंने एग्जांपल जैसे जीपीएस का एग्जांपल दिया है, बायोमैकेनिकल टूल्स आईएमयू का एग्जांपल दिया, यू कैन फाइंड आउट ऑन नेट ऑल्सो। मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा भी, देन यू कैन गो एंड सर्च। इंटरनेट तो पूरा अच्छे अच्छे वीडियोस से भरा भी पड़ा है, ठीक है, बायोमैकेनिकल टूल्स। विल डिस्कस इन दैट नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वन एंड ऑल।